Good morning, students. Students, today we are going to discuss about the variation of acceleration due to gravity. Students, कल हमने acceleration due to gravity के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स. उसको हमने नाम दिया था ग्रेविटी. और जब अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है. मींस उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमने स्मॉल g से डिनोट किया था. स्टूडेंट्स, हमने स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में एक रिलेशन भी डेराइव किया था. हमने रिलेशन डेराइव किया था कि जो स्मॉल g होता है दैट इज इक्वल टू Gm/r². यहाँ पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ है एंड r रेडियस ऑफ द अर्थ है. ये कंडीशन कब है? जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर रखा हो या अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज हो. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट जी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि क्या g की वैल्यू कांस्टेंट है? जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, क्या स्मॉल g की वैल्यू भी कांस्टेंट है? तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. g की वैल्यू चेंज होती रहती है. g की वैल्यू के अंदर वेरिएशन आता है और वो जो वेरिएशन आता है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनमें से हम कुछ फैक्टर्स आज डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जो फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन g. हमारी अर्थ की जो शेप है उसकी शेप का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कल हमने स्मॉल g और कैपिटल G में एक रिलेशन डेराइव किया था तो मैंने लिखा था कि लेट अस सपोज आवर अर्थ टू बी अ होमोजीनियस स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r. हम सिर्फ सपोज करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, बट एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है ओवल टाइप है, उसका जो साइज है, जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है. तो याद रखना, हमारी अर्थ की जो शेप है वो इस टाइप की है. हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है और पोल पे हमारी अर्थ का जो रेडियस होता है वो मिनिमम होता है. अब अर्थ की शेप का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसे देखिए. हमें पता है g इक्वल टू Gm/r², यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मींस अगर डिस्टेंस कम होगी, अगर रेडियस बढ़ेगी तो g घटेगा, अगर रेडियस घटेगी तो g बढ़ेगा. यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है यहां से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स दैट g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². अब g जो है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. r बढ़ेगा तो g घटेगा, r घटेगा तो g बढ़ेगा. अब हम बात करते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट पोल के ऊपर रखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो पोल पे g की वैल्यू कैसी होगी? अब हमें पता है जो पोल का रेडियस है वो कम है. अगर पोल का रेडियस कम होगा तो वहां g की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स. पोल्स के ऊपर g की वैल्यू मैक्सिमम होगी. क्यों? क्योंकि पोल्स के ऊपर जो रेडियस होता है वो मिनिमम होता है. ऐसे ही अगर हम बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर का जो रेडियस है वो मैक्सिमम है. इक्वेटर का रेडियस मैक्सिमम है मींस ज़्यादा है, तो g की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर बिकॉज re इज मैक्सिमम. क्योंकि इक्वेटर पे
जो रेडियस है अर्थ का वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए जी मिनिमम हो जाएगा। पोल पे अर्थ का जो रेडियस है वो मिनिमम होता है, इसीलिए जी मैक्सिमम होता है एट पोल्स। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जो जी है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, कि अर्थ की जो शेप है उसका जी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, स्मॉल जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। अगर मैं जमीन से ऊपर जाता हूं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम मूव करें, या इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, या जमीन के अंदर चले जाएं, तो क्या जी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? स्टूडेंट्स ये याद रखना, जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो या इनसाइड द अर्थ जाते हो, दोनों ही कंडीशन में जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे आप इनसाइड द अर्थ जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब हम जमीन के अंदर चलते चलते अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमेशा याद रखना, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0, क्योंकि जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी घटेगी, और चलते चलते हम जब जमीन के सेंटर पर चले जाएंगे, अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे, तो वो वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगी। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट अबव द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। जब हम जमीन से ऊपर की ओर जाएं या जमीन के अंदर जाएं, दोनों ही कंडीशंस में जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रखना स्टूडेंट्स, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए। Okay students, now we are going to discuss about motion of objects under the influence of gravitational force। जब भी कोई बॉडी, जब भी फ्री फॉल का केस होता है, हमें पता है फ्री फॉल के केस में क्या होगा, बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मूव करेगी। तो जब बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मूव करेगी तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा। स्टूडेंट्स हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने 3 इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर मोशन। लेकिन जब फ्री फॉल का केस होता है स्टूडेंट्स, तो फ्री फॉल के केस में हमेशा बॉडी ऊपर से जाएगी तो वो कुछ ना कुछ हाइट जो है वो किसी हाइट से गिरेगी। जब हम किसी बॉडी को गिराते हैं तो किसी ना किसी हाइट से गिराते हैं, और उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन इक्वेशंस के अंदर जो थोड़ा सा चेंज आएगा वो क्या आएगा, आवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी ए को रिप्लेस करेगा क्योंकि यहाँ हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट होती है, लेकिन यहाँ फोर्स लगाने वाली है अर्थ और उस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो ए की जगह जी आएगा। सेम सेकंड इक्वेशन बन जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह h आएगा क्योंकि नॉर्मल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्री फॉल की तो हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ इन इक्वेशंस के लिए हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। उसके बाद थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहाँ पे u बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और v बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है।
तो हमारी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके अंदर चेंज आएगा और वो बन जाएंगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम फ्री फॉल के केस में सोल्व करेंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में हम इन 3 इक्वेशंस का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपको याद भी रखने हैं। मैं इन पॉइंट्स को बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी पे फेयर कर लेने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स से 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप अपनी नोटबुक में फेयर करेंगे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्टूडेंट्स याद रखना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम किसी बॉडी को whenever a body is allowed to fall freely, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ देते हैं तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। हम u को 0 लेते हैं, उस टाइम u क्या होता है? 0। इन केस ऑफ फ्री फॉल, याद रखना, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इफ अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, अगर हम किसी सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को फ्रीली गिरा देते हैं तो उस टाइम उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ऊपर से हम हमेशा चीज को छोड़ते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो याद रखना, अब सर्टेन हाइट पे ये चौक है, ये चौक रेस्ट पे है। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर से गिरती है, जब भी फ्री फॉल का केस होता है, तो उस सर्टेन हाइट पे उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी फ्री फॉल का केस हो, हमारी बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इन केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ g इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। g की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी स्टूडेंट्स, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमारा मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, यानी कि ऊपर से अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करोगे, ऊपर से कोई चीज़ आएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो g हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर मेरे हाथ में एक स्टोन है और उस स्टोन को मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ, जब वो स्टोन ऊपर की ओर जाएगा तो जो g है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो याद रखना, ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन g की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है, आपका ऑब्जेक्ट चाहे वर्टिकली अपवर्ड मूव करे, आपका ऑब्जेक्ट चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हमेशा नीचे की ओर होगी, एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सेंटर की ओर होगी। तो ये याद रखना, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ g इज पॉजिटिव, ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज नेगेटिव, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये चौक है, मैंने इसको सीधा नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर फेंकने के लिए मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटेगी, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो याद रखना, ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 0। तो जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है तो उस केस में आपका फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें याद रखने हैं। इनमें से 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक बात और, अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, उस बॉल को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ, तो वो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और उसके बाद वो बॉल फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगी और नीचे आके वो ग्राउंड से टकराएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जितना टाइम वो बॉल नीचे से ऊपर तक जाने में लेगी, उतना ही टाइम वो बॉल ऊपर से नीचे तक आने में लेगी। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट।
जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम वो बॉल ऊपर से नीचे तक आने में लेगी। ये बात हमें हमेशा ही याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट जब वो ऊपर से वापस नीचे आएगी और ग्राउंड से टकराएगी तो जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था वो उसी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगी। बट हम ये एज्यूम करेंगे कि बीच में एनर्जी का कहीं कोई लॉस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल जो हमें याद रखने हैं। जल्दी से इन्हें फेयर कीजिए और रिवाइज कीजिए। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मास। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? डिफाइन मास, राइट इट्स SI यूनिट, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, मास क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम अगर अपनी बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी होती है मैटर की जो किसी भी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज नोन एज मास। इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर एक्चुअल में कितना मैटर लगा हुआ है, दैट इज इट्स मास। द क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल मैटर दैट कंटेन्ड विद इन द बॉडी इज नोन एज इट्स मास। स्टूडेंट्स, याद रखना, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास है, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता। हमने अभी ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया है, स्मॉल g की जो वैल्यू है वो जमीन से ऊपर जाएंगे तो भी चेंज होगी, जमीन के अंदर जाएंगे तो भी चेंज होगी। बट अगर आप किसी बॉडी को अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाएं या इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाएं तो उसके मास के ऊपर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता। बॉडी का मास जितना है वो उतना ही रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 है। अगर मैं किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे रख दूं तो उसका मास कभी भी 0 नहीं होगा। ये याद रखना, बॉडी का मास कभी भी 0 नहीं होता। ये कुछ की पॉइंट्स हैं मास के बारे में कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होता है एक्चुअल में वो होता है उस बॉडी का मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है और मास, किसी भी बॉडी का जो मास है स्टूडेंट्स वो हमेशा कांस्टेंट होता है और मास कभी भी 0 नहीं होता। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट मास, इनको नोट कीजिए और ये आपको याद भी होने चाहिए कि बॉडी का मास कभी भी 0 नहीं होता। आप बॉडी को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाएं, उसका मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता।